हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट पे। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एक सोशल ट्रेजेडी जिसको लिखा हुआ है जॉन गाल्सवर्दी ने। वो है जस्टिस, जो 1910 के में जब यह पब्लिश्ड होती है तो उस समय यह तहलका मचा देती है। ब्रिटिश के जो प्रिजन सिस्टम, लीगल सिस्टम रहता है उस समय के, बेसिकली जो जॉन गाल्सवर्दी थी, यह सोशल लेके अपने ड्रामास लिखा करते थे, सोशल ट्रेजेडी। और इनके अंदर जस्टिस या लॉ को लेके उस समय आवाज़ उठाने की काबिलियत उस समय इससे देखा जा सकता है कि जो गाल्सवर्दी जो थे एक सॉलिड सीटर, यानी ये किसके थे, सन ऑफ सॉलिसिटर थे। जो सॉलिसिटर हुआ होते हैं जो लीगली मुद्दों को उसमें देखा करते थे। कहीं ना कहीं ये अपने पिताजी से इसके अनुवांशिक गुण पाए हुए थे, और उसमें के जो लूप होल थे उस समय की लीगल व्यवस्था पे, उन्होंने उनको बचपन से ये चीज़ें पता थी। और जब उन्होंने अपना क्रिएशन लिखा जस्टिस, उसमें सारी चीज़ें उन्होंने डिफाइंड की। तो उस समय जब यह आया जस्टिस तो यह तहलका मचा गया। और यह भी कहा जा सकता है कि इट वाज अ पार्ट ऑफ ए कैंपेन टू इम्प्रूव कंडीशन इन ब्रिटिश प्रिजन्स। मतलब एक पार्ट भी था प्रिजन्स की, जो कंडीशन उस समय क्या थी, जो जस्टिस में उसने फाल्डर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि जेल में जाने के बाद उसके साथ क्या कठिनाइयाँ होती है। तो ये पूरी कहानी को लेके हम आए हैं, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और कैसे जस्टिस में इसमें जो जॉन गाल्सवर्दी ने इसको डिस्क्राइब किया है, ये चीज़ें हम बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले जब यह जस्टिस परफॉर्म किया गया था 21 फेब को, ठीक, फेब को 1910 में ये जो है परफॉर्म किया गया ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर। ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर, इसको जान जाइएगा, ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में से पब्लिश इस परफॉर्म किया गया था। और इसको देखने के लिए सबसे पहली बार में जब परफॉर्म किया गया तो वेस्टर्न चर्चिल वो आए हुए थे। ठीक, तो ये हुआ बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन हुआ कि जॉन गाल्सवर्दी को कहाँ से प्रेरणा मिली जस्टिस को लेके। आइए इसकी पूरी कहानी डिटेल में देखते हैं। कहानी देखने से पहले इसमें कौन कौन से करेक्टर को जॉन गाल्सवर्दी ने इंट्रोड्यूस किया है और उसको हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इसमें करेक्टर की, तो इसमें कुछ छोटे करेक्टर हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट करेक्टर हैं हमारे सामने, इनके जॉन गाल्सवर्दी ने जो इसमें लिए हैं उसको मैं बता दूंगा। अब इसमें का जो मेन हीरो रहता है विलियम फाल्डर, वो जूनियर क्लर्क रहता है एक फर्म में, और उस फर्म को दो लोग चलाते हैं, जेम्स हाउ एंड वाल्टर हाउ। और ये भी सॉलिसिटर रहते हैं, एक फर्म रहती है जो लीगली मुद्दों पे को देखती है। ठीक, पहला करेक्टर हमारे सामने आएगा जिसमें पूरी कहानी इर्द गिर्द घूमती है, और पूरा प्ले 4 एक्ट में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूरा प्ले 4 एक्ट्स में लिखा गया है। तो आपने देखा कि पहले करेक्टर विलियम फेल्डर जो एक जूनियर क्लर्क रहता है उसी फॉर्म में। रूथ हनीवूल एक मैरिड वुमेन है। इसमें जस्टिस में भी दिखाया गया उस समय की सोशल कंडीशन की, वुमन को किस तरह प्रताड़ित किया जाता है उस समय, वुमेन कंडीशन भी। और जो यह वही वुमेन है जो फाल्डर से प्यार करती है, और फाल्डर भी इससे उतना ही प्यार करता है। पूरी जो ट्रेजेडी घटती है कहीं ना कहीं उसमें रूथ हनीविल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है। जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ एक फर्म के मालिक रहते हैं, और जेम्स हाउ एक लड़का रहता है, और ये वाल्टर हाउ का ये बेटा रहता है। और दोनों यानी वाल्टर हाउ और जेम्स हाउ मिलकर एक फर्म को चलाते हैं जिसमें फाल्डर काम करता है। रॉबर्ट कॉक्सन मैनेजिंग क्लर्क रहता है, और यह विलियम फाल्डर का सीनियर भी रहता है। जस्टिस फ्लॉयड रहते हैं। जब विलियम फाल्डर का केस सुना जाता है तो इन्हीं के जूरी वाली बेंच में, जस्टिस फ्लॉयड के ही बेंच में सुना जाता है। एक हैलोल्ड क्लेवर रहता है, ओल्ड एडवोकेट रहता है जो सरकारी वकील के तौर पे वहाँ पे लड़ता है। और हेक्टर फॉर्म जो रहते हैं यंग एडवोकेट रहता है, जो वो विलियम फेल्डर का केस लड़ता है और जज फ्लॉयड के सामने कई सारी चीज़ें बताता है। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट विस्टर एक डिटेक्टिव रहता है जो फेल्डर को पकड़ने जाता है, वो इसमें भी कैरेक्टर है। ओवरऑल एक कैरेक्टर हो गए जिसमें पूरी कहानी को आप लोग समझने से पहले इन कैरेक्टर के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा कैसे कौन कौन है। अब मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। जो जस्टिस की शुरुआत होती है विलियम फाल्डर, एक विलियम फाल्डर नाम का करेक्टर आता है जो जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ जो है इसके फर्म में काम करता है। उसी फर्म में जब काम करते रहते हैं तो इसी दोपहर में उनसे एक मैरिड वुमेन जिसका नाम रुथ हनीविल है वो मिलने आती है। और वह पूछती है कि मुझे, अब वो जब वो आती है तो उसके बगल में पैर के नीचे एक छोटा बच्चा खड़ा रहता है, यानी ये मैरिड वुमेन है और कहीं ना कहीं एक बच्चे की माँ है। तो उसी का जो वो पूछती है कि मुझे विलियम फाल्डर्स मिलना है, तो उसका जो सीनियर क्लर्क रहता है रॉबर्ट कॉक्शन, रॉबर्ट कॉक्शन जो उनका सीनियर क्लर्क है,
वो आके इनसे पूछती है कि मुझे विलियम फाल्डर से मिलता है। तो रॉबर्ट कॉक्सन विलियम फाल्डर को आके बताता है, सुनो ए भाई, आपसे एक महिला मिलने आई है, आप जाके उससे मिल लीजिए। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ऑफिस में पता चलता है कि रूथ हनीविल जो है और विलियम फाल्डर के बीच में कुछ कनेक्शन है। और जो रूथ हनीविल के बारे में मैं बता दूं, यह एक मैरिड वुमेन है और इसका हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा शराब पीता है और इस पे काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस इसे मारता है, पीटता है। और वह जब इस पे बहुत ज़्यादा मार पीट करके इसको प्रताड़ित करता है, तो वो विलियम फाल्डर के पास आके बताती है कि ऐसी ऐसी बात है। तो यह दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से शादी करेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। भागने का मतलब दूसरे कंट्री में जाके सेटल, यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। तो इनके भागने के लिए क्या होता है, इनको जाने के लिए दूसरी जगह सेटल होने के लिए विलियम फाल्डर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह जाके वह कहीं सेटल हो पाए। तो इसके लिए इसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी दौरान जेम्स हाउ एंड वाल्टर हाउ जो रहते हैं, एक चेक रहता है 9 पाउंड का, 9 पाउंड का एक चेक रहता है। 9 पाउंड को ये लोग क्या करते हैं, ये देते हैं विलियम फाल्डर को, जाओ बैंक में से आप लगा के या भजा के आप आओ। तो विलियम फाल्डर क्या सोचता है कि अगर इस 9 पाउंड को हम 90 पाउंड बना देते हैं तो इतने पैसे में मैं और हनीविल, यानी ये क्या सोच रहे हैं विलियम फल्डर महोदय कि 9 पाउंड के चेक को अगर हम 90 पाउंड बना देते हैं तो हम क्या करेंगे, इतने पैसे में हनीविल के साथ लेके फॉरेन या कहीं बाहर चले जाएंगे। वह क्या करता है कि उस 9 पाउंड के चेक को 90 पाउंड बना के अपने बैंक से जो है उसे बैंक से वो अपना पैसा निकाल लेता है। तो उस समय तो ये चोरी पता नहीं चलती है, लेकिन जब आगे उनका सीनियर क्लर्क इसमें है रॉबर्ट कॉक्सन महोदय ने इस चोरी को पकड़ लेते हैं। यानी एग्जाम में पूछा जाए कौन, तो रॉबर्ट कॉक्सन महोदय ने जान जाते हैं। जब हिसाब किताब फर्म का लगाया जाता है तो किसी ने 9 पाउंड के चेक को 90 पाउंड बना के कहीं ना कहीं पैसा निकाला, यह रॉबर्ट कॉक्सन को पता चल जाता है। और यह सीधे जाके अपने दोनों जो इनके फर्म के मालिक रहते हैं, जेम्स हाउ एंड वाल्टर हाउ को बता देते हैं कि किसी ने हमारे हिसाब किताब में गड़बड़ी की है। तो जेम्स हाउस बोलता है, कौन है वो, आप पता लगाइए किससे है। तो एक इंक्वायरी बैठाई जाती है जिसमें उसको पहले जो ऑफिस का बॉय रहता है उसका नाम स्वेडल रहता है। स्वेडल एक ऑफिस का लड़का, उस पर डाउट जाता है कि उसने तो कहीं घोटाला नहीं कर दिया है। लेकिन बाद में रॉबर्ट कॉक्सन ने बताते हैं कि वह चेक मैंने क्या किया है, उस चेक को मैंने विलियम फल्डर को बैंक में लगाने के लिए दिया था, जिसमें $9 के चेक को $90 बना के पैसा बैंक से लिया गया है। तो यहाँ पे जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ जान जाते हैं कि उस पैसे को विलियम फल्डर ने बेईमानी की है या गलत तरीके से निकाला हुआ है। तब वहाँ पे इन लोगों ने क्या करते हैं, इससे पूछते हैं कि उसने क्या किया। जब वाल्डर को सस्पेक्टेड रूप पता चलता है तो विलियम फाल्डर ने क्या करते हैं, विलियम फाल्डर ने वह एक्सेप्ट कर लेता है कि उन्होंने ही यह फॉर्जरी की हुई है। उसने ही रुथ हनीविल के लिए, मतलब उसके ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे थे, उसके पति उसको मार रहा था, तो उसकी खुशी के लिए, यानी कहीं ना कहीं उससे सिंपैथी यहाँ पे शो करता है। उसने उसी की खुशी के लिए, उसी के प्रेशर में आके उसको 9 को 90 बना के 90 पाउंड का चेक जो है उसने बाहर निकाला हुआ है। तो और उसने जेम्स हाउ वाल्टर हाउ जो इसका रहता है, वाल्टर हाउ बहुत गुस्से वाला है और जेम्स हाउ जो है थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर इंसान है। अब यहाँ पे विलियम फेल्डर कहता भी है कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। तो यहाँ पे वाल्टर हाउ ने पुलिस बुला रही रहती है और ये बार बार रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे पुलिस के हवाले मत करिए, मुझे पुलिस के पास मत भेजिए, मैं पैसे नहीं करूँगा, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन वाल्टर हाउ और जेम्स हाउ इसकी नहीं सुनते हैं। पुलिस आ जाती है और उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। अब जो मामला पहुंचता है, इसके ऊपर ट्रायल चलाया जाता है कोर्ट में, जज के सामने। उस बेंच के जूरी के जो हेड होते हैं जस्टिस फ्लॉयड का जो करेक्टर होता है जस्टिस, तो इन्होंने यहाँ पे है जज को बताते हैं कि इसने क्या किया है, 9 पाउंड को चेक के 90 पाउंड बना दिया है। तो इतनी बड़ी तो कोई क्राइम नहीं है। और इनका विलियम फेल्डर का जो है केस लड़ने के लिए एक बहुत यंग हेक्टर फोरम जो एक एडवोकेट होता है, यह एडवोकेट जी इनका केस लड़ते हैं और जस्टिस जो फ्लॉयड है
उससे कहते हैं कि हालांकि मेरे क्लाइंट ने गलती की है और यह गलती केवल इसलिए नहीं की है कि वह जानबूझ के किया, उसने एक सोशल इविल जो रूथ हनीविल के साथ एक अनजस्टिस हो रही थी, वह चाह के भी उस समय का जो डाइवोर्स अपने पति को से नहीं ले पा रही थी, जो इसका पति इसको दारू पी के मारता रहता था। तो कहीं ना कहीं एक लीगल हुपोल यहाँ भी पता चलता है कि उस समय जो ब्रिटिश लॉ था उसमें कोई डाइवोर्स का कोई लीगली कोई ये नहीं था कि आप डाइवोर्स ले सकते, उसको भी यहाँ पे शो किया है कि वो उससे प्रताड़ित होकर इससे शादी करके सेटल होना चाह रही थी, इसी के खुशी के लिए उसने यह फोर्जरी की है। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ जज साहब कि हमारे क्लाइंट को कम से कम सजा या उसे रिलीज कर दिया जाए, और ये भी कहते हैं कि यह वो पैसे वो भर देगा। लेकिन जस्टिस फ्लॉयड उसकी एक नहीं सुनते हैं और जस्टिस फ्लॉयड ने उसे 3 साल की सॉलिटरी कंफाइनमेंट दे देते हैं, 3 साल की, यानी याद रखिएगा 3 साल के लिए उसे जेल। अब जो है विलियम फाडलर जेल में चला जाता है। यहाँ पे उस समय की जो प्रिजन की कंडीशन है वहाँ जेल में दिखाई जाती है कि कैसे एक सीधे साधे जेंटलमैन को जेल में, एक मतलब सीधा साधा आदमी भी जेल में रहने के बाद कैसे क्रिमिनल बन जाता है, यह शो करता है वहाँ पे। और इससे उस जेल में प्रताड़ित किया जाता है, सॉलिटरी कंफाइनमेंट के ड्रॉबैक उसमें दिखाई जाती है। तो इसके विलियम फेल्डर जो रहता है वहाँ पे अच्छे से रहता है, किसी से कुछ नहीं बोलता है, सब देखते हैं, सब उसको बताते हैं। और वहाँ पे जो उस समय प्रिजनर का गवर्नर रहता है कैप्टन डैनसन, उसको इसमें काफ़ी बताता है, और कुछ चैपमैन भी रहता है ह्यू मिलर, इसकी काफ़ी मदद करते हैं। इसके अच्छे बिहेवियर की वजह से यानी 2.5 साल में इसको पैरोल पे यानी पैरोल पे बाहर छोड़ दिया जाता है कि आप जाओ तुम बाहर, अच्छे बिहेवियर की वजह से बाहर कर दिया जाता है। और एक शर्त पे इसे छोड़ा जाता है कि तुम नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर डेली रिपोर्ट करोगे, यानी तुम डेली रिपोर्ट करोगे। उसी दौरान विलियम फाडलर से मिलने उसका फ्रेंड आता है, उसका फ्रेंड यानी रॉबर्ट कॉक्सन जो सीनियर कलेक्टर रहता है, वो भी आके बताता है कि तुम्हारे जेल जाते ही रूथ हनीविल की कंडीशन काफ़ी बुरी हो गई, उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है और काफ़ी मिजरेबल लाइफ में कैसे कैसे करके अपना जीवन यापन कर रही है। इसे कोई उस समय काम नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अपने प्रोस्टिट्यूशन के माध्यम से यानी प्रोस्टिट्यूट का ही पेशा अपनाई हुई थी, इसको बताता है, लेकिन वो उस बातों को ध्यान नहीं देता है। तो उस समय एक सिचुएशन ये भी है कि महिलाओं को कैसे शोषण किया जा रहा था उसके माध्यम से। तो यह सब सुन के विलियम फाडलर को बहुत बुरा लगता है, जो रॉबर्ट कॉक्सन इसको बताता है कि भैया रूथ ने कैसे कैसे तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के तुम्हारा इंतजार कर रही। जब जेल से निकलता है तो रूथ और हनीविल मिलते हैं और यह दोनों मिल के काम की तलाश करते हैं, काम नहीं मिलता है तो उसके बाद ये जाते हैं जेम्स हाउ एंड वाल्टर हाउ के पास। जेम्स हाउ एंड वाल्टर हाउ के पास जाते हैं कि आप हमारे पति को काम पे रख लीजिए, या विलियम फेल्डर भी कहता है कि आप हमें काम दे सकते हैं। तो जेम्स जो है सॉफ्ट कॉर्नर का इंसान, वह इसको रखने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वाल्टर हाउ है जो इसको काम देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो अगर वाल्टर हाउ इसको काम दे देता तो सोशल जो ट्रेजिडी हुई नहीं होती है, लेकिन यह क्या कहते हैं, यह काम जेम्स के कहने पे जो है वाल्टर हाउ तैयार हो जाता है और इस शर्त पे काम देने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें अपने ऑफिस में दोबारा रख लूँगा, बशर्ते कि तुम हनीविल को जो है छोड़ दो। तो विलियम फाल्डर जो है रूथ हनीविल को छोड़ना नहीं चाहता है और यहाँ से वह जाना चाहता है। तो तभी यह क्या करता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में वह है जो रिपोर्ट करना भूल जाता है, तो इसको पुलिस पकड़ने फिर आ जाती है। जब पुलिस पकड़ने वो आती है, जैसे ही विलियम फॉलर उसको पीछे से पुलिस कॉलर पकड़ती है, वो सीढ़ियों से गिरा रहता है, सीढ़ी से गिरते ही उसकी गर्दन टूट जाती है और वहीं पे वह क्या एक्सपायर कर देता है, वहीं पे मर जाता है। तो यहाँ पे कहने के जस्टिस भी एक दिखता है कि एक सीधे साधे आदमी के साथ कैसे एक सोशल ट्रेजिडी हो जाती है और बिना कुछ बड़ा किए हुए उसे इतनी बड़ी सज़ा मिलती है, 3 साल तक वह जेल में रहता है। और कैसे बाहर निकलने के बाद भी अगर रिपोर्ट करने में फेल हो जाता है तो उसे पकड़ने पुलिस पहुंच जाती है कि चलो फिर तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। इन सब चीज़ों को वहीं पे उसका जो दोस्त रहता है सीनियर रॉबर्ट कॉक्सन आता है और इस प्ले की सबसे इम्पोर्टेंट स्पीच कहता है। वो बोलता है, नो वन विल टच हिम नाउ, नेवर अगेन, ही सेफ विद जेंटल जीसस। इस प्ले की आखिरी लाइन रहती है और यहीं पे प्ले बंद कर दिया जाता है कि अब उसे कोई टच नहीं कर सकता और ना ही उसे दोबारा पकड़ा जा सकता है, अब वह जो जीसस के पास है सेफ है। यह रॉबर्ट कॉक्सन की काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीच रहती है। तो दोस्तों ये स्टोरी ओवरऑल जस्टिस की रही, आप लोग जरूर बताइए आप लोग को कैसी लगी। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, उस टॉपिक पे भी हम वीडियो लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।